चलिए, आज हम जो स्टार्ट करते हैं दैट इज योर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन बिल्कुल नया चैप्टर है। उम्मीद तो शायद आपने इसको पढ़ रखा है क्या ट्वेल्थ में? ट्वेल्थ में आपने इसको पढ़ रखा है क्या बेसिक्स में? चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंट्री का मतलब तीन चीजों से याद रखेंगे। इन्वेंट्री का मतलब हम लोग तीन चीजों से लेंगे। कितनी चीजों से लेंगे? तीन चीजों से लेंगे। अच्छा, आपको मालूम होगा सर, बेसिकली हम लोग इन्वेंट्री का जो मतलब लेते हैं ना, तीन चीजें होती हैं। बता सकते हैं कौन कौन से? स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। ये तीन चीजें होती हैं हमारी इन्वेंट्री में। अगर किसी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा जाए कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंट्री, तो वो केवल एक ही चीज बोलता है, सर इट मींस स्टॉक। स्टॉक का मतलब जो बिजनेस में आता है जाता है, जिसको हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रखते हैं, जो रॉ मटेरियल की तरह रहता है। मतलब आप तो सर बड़ी जल्दी बोल गए। स्टॉक को बेसिकली हम फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, ऐसा स्टॉक जो एज अ रॉ मटेरियल हमारा रहता है। रॉ मटेरियल की तरह अगर स्टॉक रहता है, जैसे मान लो मुझे कोई पेन बनानी है। अब पेन बनानी है तो जाहिर सी बात है कि मुझे इस पेन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो जब ये रॉ मटेरियल या केमिकल्स चाहिए, कलर्स चाहिए, तो ये जो मटेरियल चाहिए होता है, ये रॉ मटेरियल होता है जो हमारे इस पेन को बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है सर, वो रॉ मटेरियल जो हमारे प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज होगा। अच्छा, एक ऐसा स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा जो ये पेन खुद है, यानी इस पेन को मैंने बना लिया और अब मुझे इसको बेचना है। इस पेन को मैंने बना लिया और इस पेन को मुझे बेचना है। मैंने क्या बोला? इस पेन को मैंने बना लिया और इस पेन को मुझे बेचना है। तो अगर इस पेन को मुझे बेचना है, बना लिया और बेचना है, और वो पेन मेरे ही पास पड़ी हुई है, तो इसका मतलब दिस इज द स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि अभी पेन सेल नहीं हुई है। अच्छा सर, एक वो जिससे पेन बननी है, वो रॉ मटेरियल है। एक वो जब पेन बन चुकी है और सेल के प्रोसेस में है, फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है, इसको हम लोग कहते हैं फिनिश्ड गुड्स। एक और होता है हमारा, जिसको हम लोग नाम देते हैं WIP, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस या प्रोसेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? पेन बनना शुरू हो गई, अभी पेन बनी नहीं है, ये WIP है। पेन बनना शुरू हो गई, रॉ मटेरियल उठा लिया, कुछ काम हो गया। रॉ मटेरियल एज सच पड़ा हुआ है फैक्ट्री में, तो वो रॉ मटेरियल है। अगर उसको उठा भी लिया ना रॉ मटेरियल को, इसका मतलब वो रॉ मटेरियल नहीं रहा, क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ काम हो गया है। और अगर किसी मटेरियल पर कुछ ना कुछ काम हो चुका होता है, तो वो हमारा WIP के प्रोसेस में आ जाता है। वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, अभी पेन बनने में उसको टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कुछ काम हो गया। अच्छा, कुछ पेन ऐसी पड़ी होंगी, सामान ऐसा पड़ा होगा जिसमें मटेरियल भी उठा लिया और कुछ उस पे लेबर का काम हो गया है, थोड़ा ही सही हो गया है, वो भी WIP है। वो भी हमारा फिनिश गुड्स नहीं है, फिनिश गुड्स होने में टाइम लगेगा। अच्छा, एक और हो सकता है, हमने रॉ मटेरियल उठा लिया, लेबर भी अच्छा खासा लगा दिया, ओवरहेड भी अच्छा खासा लगा दिया, लेकिन अभी भी वो पेन बनी नहीं है। तो अगर इतना कुछ है तो वो अभी भी WIP के प्रोसेस में है। अच्छा, पेन उठा मटेरियल उठा लिया, उस पे पूरा लेबर लग चुका, ओवरहेड भी लगभग लगभग लग चुका है, कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, वो भी WIP के प्रोसेस में स्टॉक माना जाएगा, वो भी हमारा फिनिश गुड्स नहीं है। तो देखो ना, WIP की कई सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। WIP की कई सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। हो सकता है हो सकता है कि हमारे जो प्रोडक्ट में तीन सामान लगते हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। हो सकता है मटेरियल हमारा 10% लगा हो, 20% लेबर लगा हो, ओवरहेड कुछ ना लगा हो, तो ये भी हमारा WIP का ही होगा। हो सकता है 10% मटेरियल लगा हो, 50% लेबर लगा हो
और 20% ओवरहेड लगा हो, ये भी हमारा WIP है। हो सकता है 60% ये लगा हो, 50% ये लगा हो, 50% ये लगा हो, ये भी हमारा WIP है। सोचो कि जब तक ये तीनों, अब इतने प्रोसेस में जब तक ये तीनों 100% प्लस 100% लेबर प्लस 100% ओवरहेड ना लग जाएं, तब तक ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक ये फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट नहीं होता। यानी एक चीज तो समझ में आ गई कि WIP के लिए हमारा तीनों का 100% से कुछ ना कुछ किसी ना किसी में कम होना चाहिए। अगर तीनों 100 मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों 100% लग गए तो वो तो फिनिश्ड गुड्स बन गया, वो अब WIP नहीं है। ओके सर, इसका मतलब अगर हम 100% मटेरियल लगा दें, 100% लेबर लगा दें और 95% ओवरहेड लग जाए, तो बताओ ये फिनिश गुड्स है या WIP है? स्टिल इट इज WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। बहुत बढ़िया। अगर मैंने कहा कि 90% ये है, 100% ये है और 100% ये है, तो बताइए ये WIP है या फिनिश गुड्स है? देखो ना, अब WIP को आइडेंटिफाई करना कितना आसान हो गया, और कितने तरह के WIP बन सकते हैं, सोचो, कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम अकाउंटिंग को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करने की सोच भी लें, WIP के मामले में मैंने क्या बोला कि इफ वी जस्ट वांट टू मेंटेन 100% ऑफ द एक्यूरेट रिकॉर्ड रिगार्डिंग योर WIP, आई थिंक इट विल बी अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। उनके लिए बहुत ही टफ जॉब हो जाएगा, टफ टास्क हो जाएगा कि हर एक WIP पर साल के अंत में एक एग्जैक्ट फिगर या एक्यूरेट अमाउंट को निकाल सकें। उसके लिए कुछ हिसाब किताब ही अलग बना दिया गया है। If we can identify easily that what is the production process, at what stage the production process is, अगर हमें आराम से पता चल जाए कि 80% मटेरियल, 90% लेबर और 20% ओवरहेड लगा है, ठीक है, हम इस WIP को फिर वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसा दिया होगा। इफ द मैन्युफैक्चरर और इफ द प्रोड्यूसर कैन आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ प्रोडक्शन WIP का, तो उस केस में हम उसी को बेस लेकर के चलेंगे, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस का कंप्लीशन स्टेज जान सकता है। लेकिन मैंने कहा किसी भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कई तरह के WIP हो सकते हैं। उन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया। वो बीच का रास्ता ये निकाला गया कि इफ वी आर अनेबल टू फाइंड आउट द कंप्लीशन स्टेज ऑफ WIP, तो जितना भी सामान अभी रॉ मटेरियल से ऊपर और फिनिश गुड्स के नीचे है, उसका हम मान लेंगे 100% मटेरियल लग चुका है, प्लस लेबर के केस में मान लेंगे, मैंने वर्ड यूज किया मान लेंगे, वी विल एज्यूम, और ओवरहेड के केस में 50% मान लेंगे। इज इट क्लियर? ये हमारा WIP का प्रोसेस माना जाएगा, माना जाएगा। इफ वी आर गिवन नथिंग इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग द कंप्लीशन स्टेज ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, अगर हमें कुछ भी ना दिया हो, मटेरियल का कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, लेबर का कितना, ओवरहेड का कितना किसी फिनिश गुड्स में, तो हमें मानना ही पड़ेगा कि 100% मटेरियल यूज हो चुका है, 50% लेबर और 50% ओवरहेड यूज हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज याद रखेंगे या भूल जाएंगे? बहुत बढ़िया। आते हैं, इसका मतलब अब हमारे पास तीन तरह की स्टॉक इन्वेंट्रीज हो गई। पहला हमने बताया स्टॉक, स्टॉक होता है, दूसरा स्पेयर पार्ट्स और तीसरा लूज टूल्स। स्टॉक में तीन तरह का मैंने बताया आपको, रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक होता है और WIP का स्टॉक होता है। फिनिश्ड गुड्स में तीनों 100% लग चुके होते हैं, मटेरियल भी 100% इंट्रोड्यूस हो चुका होता है, लेबर का भी 100% इनपुट हो चुका होता है और ओवरहेड का भी 100% इनपुट हो चुका होता है। ये तीनों केस में 100 होता है फिनिश गुड्स के केस में। सर ये स्टॉक तो समझ में आ गया। स्पेयर पार्ट्स, अगर बात करें स्पेयर पार्ट्स, तो नॉर्मली इन्वेंट्री का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें इन्वेंट्री का मतलब होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री का मतलब होता है ऐसा मटेरियल या ऐसा आइटम जो
नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में या तो ट्रेड किया जाता है या तो प्रोड्यूस किया जाता है। ट्रेड में परचेज एंड सेल होगा और यहां भी प्रोड्यूस करके सेल होगा। यानी इस सामान को, जैसे हम फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं और उस मशीन से हम सामान बनाकर बेचने का काम करते हैं। अगर उस मशीन से सामान बना करके बेचने का काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ मशीन इज नॉट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उस मशीन का हम ट्रेड नहीं करने जा रहे, बल्कि उस मशीन के आउटपुट का हम ट्रेड करने जा रहे। अगर इस पेन को जिस मशीन से हम बनाते हैं ना, इस पेन को जिस मशीन से हम बनाते हैं ना, उस मशीन को, मैं फिर बोलता हूं, वो हमारा स्टॉक नहीं कहलाता, इन्वेंट्री नहीं कहलाता, वो हमारी फिक्स्ड एसेट कहलाती है। हाँ, इस पेन से रिलेटेड जितने भी आइटम हम खरीदेंगे, इस पेन को बनाने से रिलेटेड जितनी भी चीजें हम यूज करेंगे, वो इन्वेंट्री का हिस्सा बनेगा। अच्छा जी, तो एक चीज तो समझ में आ गई कि हमारा इन्वेंट्री में तीन चीजें आ गई। पहला स्टॉक जो हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स की बात करते हैं। ये स्पेयर पार्ट्स क्या होता है? अगर मैं कहूं आप किसी मोटरसाइकिल के शोरूम में गए, वहां से आपको मोटरसाइकिल या साइकिल बाय करनी है या बाइक बाय करनी है, तो अगर आप मोटरसाइकिल बाय करने जाते हो तो आपने मोटरसाइकिल के लिए कहा कितना हुआ, उसने कहा 80,000, आपने 80,000 पेमेंट किया। लेकिन लगता है ना कहीं कि मोटरसाइकिल अगर हम बाय कर रहे हैं तो हैंडल ग्रिप अच्छा होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लगता है ना कि सीट कवर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। आपको कहीं ना कहीं लगता है ना कि ब्रेक कवर होना चाहिए, मतलब इस तरह के, या लेग कवर होना चाहिए। तो अगर आप बाइक खरीद रहे हैं तो आप उस समय कुछ और चीजें उसमें ऐड करवाते हैं जिसको आप कहते हैं एसेसरीज। और वो एसेसरीज आपको उसी शोरूम में मिलती हैं या बाहर से लानी पड़ती हैं? बिल्कुल ठीक है। अब बताओ, उस बिजनेसमैन का ये काम था मोटर बाइक या बाइक को खरीदना और आपको बेचना, लेकिन उसके अलावा कुछ और वो बेच रहा है। तो मोटर बाइक या मोटरसाइकिल उसके लिए तो स्टॉक है ही है, लेकिन उसके पास कुछ और सामान पड़ा हुआ है, वो है स्पेयर पार्ट्स, एसेसरीज, जो आप उसी शोरूम से बाय करते हैं। एंड दोज एसेसरीज आर आल्सो हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो वो उसका भी ट्रेड करता है, वो उस एसेसरीज का भी ट्रेड कर रहा है। तो वो स्टॉक और स्पेयर पार्ट्स दोनों हमारे क्या हो गए? इन्वेंट्रीज का पार्ट हो गए। लूज टूल्स, अगर आप मोटरसाइकिल बाय करते हैं तो जरा देखें ना, उसमें फर्स्ट एड किट भी होता है। अगर आप कार खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं तो उसके साथ फर्स्ट एड किट होता है कि कोई चोट वोट लग गई तो वो, टायर पंचर हो गया तो उसकी स्टेपनी वगैरह सब मिलती है। आखिर ये क्या है? ये भी तो सेल करने के लिए लूज टूल्स रखे हुए हैं। ये लूज टूल्स उस बिजनेसमैन मोटरसाइकिल की दुकान वाले ने रखे हुए हैं। तो फॉर व्हाट पर्पसेस दे हेल्ड दीज टाइप ऑफ थिंग्स? दे यूज टू सेल इट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। उसको वो बेचने के लिए ही रखते हैं। तो ये लूज टूल्स भी हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। तो इन्वेंट्री में देखें ना, तीन चीजें आ गई, स्टॉक, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। गॉट इट और नॉट? अच्छा, एक बात बताइए, आपको हैंडल ग्रिप चाहिए, वो स्पेयर पार्ट्स है या एसेसरीज है? एसेसरीज समझ लीजिए, स्पेयर पार्ट समझ लीजिए, या स्टोर रूम में जो रखे रहते हैं। ब्रेक कवर हो गया, लेग कवर हो गया, सीट कवर हो गया, ग्रिप हो गया, हैंडल ग्रिप, ये सब आप एक्स्ट्रा लेते हैं, ये एसेसरीज कहलाती है, स्टोर्स में रखे रहते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ले सकते हैं। लूज टूल्स वो होते हैं जब वो मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसके साथ साथ आपको फर्स्ट एड किट या रेंच वगैरह मिलता है ना, रेंच वगैरह मिलता है, नहीं मिलता? वो लूज टूल्स किस लिए रखे रहते हैं आपने? बेचने के लिए ही। मोटरसाइकिल की शॉपकीपर है, वो उसने किस लिए रखे हैं? सेल करने के लिए रखे हैं। तो वो भी हमारा इन्वेंट्री ही कहलाएगा। तो कोई भी चीज जो हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में परचेज और सेल से रिलेटेड है, वो हमारा इन्वेंट्री की पोजीशन में आएगा। गॉट इट और नॉट? तो ये हमारा इन्वेंट्री का डेफिनेशन हो गया। क्यों, आखिर क्यों करते हैं इन्वेंट्री का कैलकुलेशन, करते क्यों हैं? व्हाई इट इज नीडेड एट ऑल? एक बात बताओ, हमारे पास ये ट्रेडिंग अकाउंट में मान ले रहा हूं आप लोग बनाना जानते हैं थोड़ा बहुत। ट्रेडिंग अकाउंट कभी बनाया होगा तो आपने यहां लिखा होगा ओपनिंग स्टॉक।
अब ये ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, WIP का भी हो सकता है और फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है। और यहां आप लिखते हैं टू परचेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का भी हो सकता है, WIP का भी हो सकता है, फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है। यही बनाते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में आप, कि इसके अलावा कुछ करते हैं? अगर आप यही बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इस तरह से बनाते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है बता सकते हैं आप हमें? छोटी सी बात मैं पूछ रहा हूं, ये व्हाट इज दिस बेसिकली? अब मैं बोलूं एक बार फिर पूछूं, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर ट्विस्ट करके पूछूं? ये क्लोजिंग स्टॉक आप कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग में दिखाते हैं या बैलेंस शीट में दिखाते हैं? क्लोजिंग स्टॉक आप कहां दिखाते हैं? ट्रेडिंग में दिखाते हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और दिस इज द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। आप नहीं, इससे लेना देना नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम नॉट मेंशनिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल, यस, ट्रेड अकाउंट, इज दिस द पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट और नॉट? क्या ये बैलेंस शीट में दिखता है कि नहीं दिखता है? क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में दिखता है कि नहीं? स्टॉक इन हैंड या स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक? तो फिर ट्रेडिंग में कैसे चला गया? कहीं एक जाएगा ना। मशीन आपकी दो जगह नहीं दिखती, बैलेंस शीट में नहीं दिख, बैलेंस शीट में दिखती है, ट्रेडिंग PL में नहीं दिखती। कोई एक जगह एक सामान दिखता है, दो जगह कैसे दिख सकता है, हमको ये बता दो। अरे बोलो ना। आप लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं नहीं दिखाते हैं? तब कैसे दिखाते हैं दोनों जगह? क्या रीजन है उसको दोनों प्लेस पर दिखाने का? कोई भी बताए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और कुछ ड्यूअल एंट्री के अलावा कुछ लॉजिक हो तो बताओ। अभिनव बोलो बाबू। अभिनव, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए बाबू। आंचल बोलिए बाबू। मैं बताऊं अब, इसका क्लियर कट आंसर दूं? ढंग से सुने 5 मिनट। ये हमारा PL अकाउंट है। हम वो चीज पहले बताते हैं जो आप लोग जानते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसी को एडजस्ट कर देंगे, तब समझ में आएगा क्लोजिंग स्टॉक क्यों ऐसे दिखता है। आपको मुझे सैलरी देनी थी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं, 1000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स का देना था। मैंने आपको टोटल दे दिया 15,000। कितना दे दिया? जबकि हम PL अकाउंट कितने महीने का बना रहे हैं? अब बताओ क्या करें? माइनस करेंगे क्या लिखते हुए? कितना? यहाँ कितना आ गया? और ये 3000 कहाँ जाएगा?
एसेट साइड में, पक्का ना? चलिए 2 मिनट के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस प्रीपेड को ऐसे नहीं दिखाते जैसे मैंने यहां दिखाया। मैं प्रीपेड को यहां दिखा दूं बाई प्रीपेड सैलरी, तो कोई फर्क पड़ा क्या? अल्टीमेटली आंसर में कोई फर्क पड़ा? डेबिट में से माइनस करना ये भी तो क्रेडिट है, और ये मैंने डायरेक्ट क्रेडिट साइड लिख दिया तो भी कोई गलत नहीं है। यस, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट। लेकिन हाँ, चूंकि सैलरी सैलरी होता है और बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट बनाते समय हम चीजों को समराइज करते हैं, तो 2 बार सैलरी ना दिखाकर उसको नेट करके एक ही जगह दिखाते हैं, पर्पस ये होता है। अब समझ में आई बात? अब इसी चीज को हम स्टॉक में यूज कर सकते हैं, ढंग से देखें। सेम यही चीज, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, हमारे पास परचेज था। अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक नहीं भी था, मान लो 3 लाख का स्टॉक था, हमने इस साल केवल 2 लाख का मटेरियल यूज किया, बच कितना गया? बच कितना गया? वो कब यूज होगा? वो कब यूज होगा? इसी तरह जब हमने 3,000 एक्स्ट्रा सैलरी दी थी, वो यूज कब होगी 3,000 की सैलरी? बहुत बढ़िया। तो वो जो नेक्स्ट ईयर हमारा स्टॉक यूज होगा, उसको हम नाम देते हैं क्लोजिंग स्टॉक। हमने यहां से इसको माइनस कर दिया 1 लाख, और यहां लिख दिया 2 लाख, और यहां पर लिख दिया मैंने बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? लेकिन इसको ऐसे ना दिखाकर थोड़ा क्लैरिटी लाने के लिए, स्टॉक से रिलेटेड आइटम को सेपरेट डिस्क्लोज करने के लिए, क्योंकि खर्चे 10-20 हजार, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के हो सकते हैं, लेकिन स्टॉक हमारा 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ का हो सकता है, हो सकता है ना, और भी ज्यादा हो सकता है। तो जब इतनी ज्यादा वैल्यू कंसिस्ट करता है स्टॉक, इट्स अ मैटेरियल आइटम, इट्स अ, वो वाला मैटेरियल नहीं, मैटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट आइटम, है कि नहीं? तो इट्स अ मटेरियल आइटम टू डिस्क्लोज। तो इसीलिए इसको ऐसे ना शो करके हम लोग क्लोजिंग स्टॉक ऐसे शो करते हैं। बात समझ में आई? दैट इज इट। अदरवाइज आप, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं, दिस इज द स्टॉक विच वॉज टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पज, विच वॉज टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन पर्पजेस। नाउ दिस स्टॉक has been used for production purposes, has been used for production purposes. This was stock available with the concern to be used in production purposes. 3 lakhs was available to be used in production purposes. हम इस 3 लाख के स्टॉक को अपने प्रोडक्शन में इस साल यूज कर सकते थे, लेकिन हमने 1 लाख का स्टॉक इस साल इस प्रोडक्शन में यूज नहीं किया। वो कब करेंगे? अगले साल करेंगे। तो ये हमारे लिए एक एसेट का काम कर गया, जैसे हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस वैसे ही स्टॉक। तो कहने का मतलब दोनों में फर्क समझ में आया? सैलरी को हम क्रेडिट में इसलिए नहीं लिखते क्योंकि वो इतना बड़ा आइटम नहीं होता, इतना ज्यादा मटेरियल फिगर नहीं होती, इसलिए उसको हम यहां से माइनस करके दिखा देते हैं। जबकि स्टॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसकी एक अच्छी खासी वैल्यू होती है, इसलिए उसको हम अलग से डिस्क्लोज करते हैं। दोनों में फर्क समझ में आया? चलो, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी भी कोई पूछेगा, किसी से भी पूछ सकते हो तुम लोग क्वेश्चन, ये मजा आएगा। हटा देना इसको। तो हम लोग जब स्टॉक दिखाते हैं ना बैलेंस शीट में, यहां पर पीएल अकाउंट में या बैलेंस शीट में, जब भी स्टॉक दिखाते हैं पीएल या बैलेंस शीट में, जब भी हम स्टॉक दिखाते हैं, इसके कुछ पर्पसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग एंड पीएल, पीएल में लिख रहा हूं, ट्रेडिंग एंड पीएल। एक तो अगर स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यू दिखाएंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक की सही वैल्यू दिखाएंगे तो हमारा जीपी भी सही आएगा, आएगा ना? और अगर जीपी सही आएगा तो हमारा नेट प्रॉफिट भी सही आएगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यू पर दिखाएंगे तो वो सही अमाउंट हमारा एसेट साइड पर शो होगा। और अगर क्लोजिंग स्टॉक सही वैल्यू पर एसेट साइड में शो होगा, इसका मतलब हमारी एसेट एंड लायबिलिटीज सही सही शो हो पाएंगी।
अल्टीमेटली मैं कहूं कि इफ वी आर वैल्यूइंग आर स्टॉक एट एक्यूरेट वैल्यू और एट अ प्रॉपर वैल्यू, then our balance sheet as well as the PL account will reflect a correct financial position of the concern. हाँ या ना? तो सबसे पहला इंपैक्ट हमारा पड़ता है हमारे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में। ट्रेडिंग पीएल सही प्रॉफिट या लॉस देता है और बैलेंस शीट करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन को शो करता है। अगर सही वैल्यू, तो सर आपका मतलब क्या है क्लोजिंग स्टॉक को सही वैल्यू पर दिखाने का? अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे प्रॉब्लम समझ में आएंगी और उसके सॉल्यूशंस भी समझ में आएंगे। सही वैल्यू का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में पता चलेगा। तो सबसे पहली चीज, हम लोग इस स्टॉक को इसलिए दिखाते हैं यहां पर सही वैल्यू पर, ताकि हम सही इनकम कैलकुलेट कर सकें। अपनी फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि स्टॉक एसेट में जब दिखाते हैं तो उसको सही शो कर सकें। अच्छा, हमारे स्टॉक को शो करने के लिए ना स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी बने हुए हैं, जिसके बारे में मैंने कहा ना प्रॉब्लम समझ में आएगी। तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस बने हुए हैं। एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना हुआ है। क्या बना हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बना हुआ है, जो हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बताता है। यहां लिख लें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहीं पर और उसके आगे लिख दें इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अच्छा जी। दूसरा, कंपनी लॉ भी बोलता है, कंपनीज एक्ट भी बोलता है, आप अपने इन्वेंट्रीज की वैल्यू को अलग अलग शो करें, रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का और फिनिश्ड गुड्स का अलग अलग कैटेगरी में। बस इतना ही बोलता है। यानी हमारे पास स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी हैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू भी और कंपनी लॉ के थ्रू भी। अगर मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं तो मुझे कंपनी लॉ को फॉलो नहीं करना है, बिकॉज मैं पार्टनरशिप फर्म हूं। मैं अगर इंडिविजुअल हूं तो मुझे भी कंपनी लॉ को के कंप्लायंसेस को फुलफिल नहीं करना है। अगर मैं कंपनी हूं तो मेरे ऊपर कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल होगा और साथ साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 भी एप्लीकेबल होगा। अगर मैं नॉर्मल कंसर्न हूं, अदर देन कंपनी हूं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को तो फॉलो करना ही है। तो कहने का मतलब ये कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को तो फॉलो करना ही करना होता है, उसके कंप्लायंसेस को तो देखना ही देखना होता है। साथ ही कंपनी के केस में उसको एक एक्स्ट्रा चीज, उसको एक एक्स्ट्रा कंप्लायंस करना पड़ता है, वो होता है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 3, यानी बैलेंस शीट और पीएल के आइटम को सही तरीके से शो करने का। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट दिया है कि व्हाई टू डिटरमाइन द क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक, व्हाई टू डिटरमाइन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, दैट इज फॉर द लिक्विडिटी एनालिसिस। आपने अगर कभी करंट रेशियो का नाम सुना हो, करंट रेशियो का नाम सुना हो, मान लेते हैं नहीं सुना, मान लेते हैं नहीं सुना, इसका जो हिसाब होता है इसको हम लोग कहते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। सर ये क्या होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी? एक बात बताओ, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैंने किसी को उधार माल बेचा, मैंने किसी को उधार माल बेचा, तो उससे पैसा लूंगा या नहीं लूंगा? वो हमारी एसेट है, वो है डेटर्स। अच्छा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास स्टॉक है, मेरे पास स्टॉक है, पड़ा हुआ है स्टॉक, जो अभी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको हम बिजनेस में यूज करेंगे अगले साल, तो वो हमारे पास एसेट है या नहीं है? सर है। तो मेरे पास बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एक और कैपिटल की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। सर ये तो नहीं समझ में आया। आपने आज तक कैपिटल का नाम सुना है, इसको दो पार्ट में तोड़ो। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। सर दोनों में फर्क बताइए ना। अच्छा जी, इन दोनों से बिजनेस चलता है, किसी एक को लेकर दूसरा या दूसरे को लेकर पहला, किसी एक को लेकर बिजनेस नहीं चल सकता। क्या हम मशीन खरीद लें तो क्या मेरा बिजनेस चल जाएगा क्या? क्या हम जमीन खरीद लें तो क्या मेरा बिजनेस चल जाएगा क्या? क्या हम बिल्डिंग बनवा लें तो मेरा बिजनेस चल जाएगा क्या? क्या हम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ले लें, क्या हमारा बिजनेस चल जाएगा क्या?
गुडविल खरीद लें, तो ये हमारी फिक्स कैपिटल है जो वन टाइम होती हैं। एक बार कर दिया बिल्डिंग पे 10-20 साल 25 साल छुट्टी, लैंड पर एक बार कर दिया 50 साल 100 साल छुट्टी, मशीन पर एक बार कर दिया 15-20 साल छुट्टी, फर्नीचर फिक्सचर पर 15-20 साल छुट्टी। लेकिन बिजनेस के लिए क्या हमें रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ता क्या? अच्छा, क्या 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 हम लेबर को पेमेंट नहीं करते क्या? क्या हम टी, कॉफी एंड रिफ्रेशमेंट का खर्च नहीं करते, ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं करते, टेलीफोन एक्सपेंसेस नहीं करते, या इस तरह से रेंट का पेमेंट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट नहीं करते, टूर्स एंड ट्रेवल्स का पेमेंट नहीं करते? मीन्स दे आर अ लॉट ऑफ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हो गया, दे आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस विच वी आर नीडेड टू रन आवर बिजनेस। हमें अपने बिजनेस को स्मूथ वे में चलाने के लिए कई सारे खर्चे ऐसे करने पड़ते हैं जो रेगुलर करने पड़ते हैं, सुबह दोपहर शाम, अगले दिन दोपहर शाम, फिर उसके अगले दिन डेली डेली करने पड़ते हैं। चलिए सर, थोड़ी देर के लिए ना हम इन सबको हटा देते हैं, इतना डिटेल में जाने के बजाय कहानी तो समझ में आ गई। हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, हम हमारा पैसा फंस जाता है क्योंकि हमने किसी को पैसा देना है, हमको किसी किसी को पैसा देना है, तो टू पे, हमको ये पैसा किसी को देना है, पक्की बात है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जब हम इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना करके सेल करते हैं, तो हमारे बन जाते हैं डेटर्स। क्या बन जाते हैं? डेटर्स, जिनसे पैसा हमें लेना है, जिनसे पैसा हमें लेना है। अच्छा, मटेरियल खरीदा, सेल किया, कुछ स्टॉक बच गया, कुछ स्टॉक बच गया, तो ये भी हमारा स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा, ये भी हमारा एसेट का हिस्सा है। क्या है? एसेट का हिस्सा है, क्योंकि हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हम इसको बेच करके कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हमारे जेब में कुछ कैश जरूरी होता है रखना, ऐसा नहीं कि जितना भी जेब में कैश है मटेरियल में लगा दो, उधार माल खरीदने में लगा दो ना। हमें अपने बिजनेस में कैश तीन तरीकों से जरूरी होता है। पहला, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए, चाय पानी नाश्ता खाना पीना ये सब, हाँ या ना? छोटे मोटे खर्चे, लेबर कॉस्ट, छोटे मोटे भाड़ा वगैरह देना, रिक्शा का भाड़ा ये सब देना। दूसरा, हमारे पास कैश की जरूरत पड़ती है कंटिजेंसी नीड्स के लिए। किसके लिए? कंटिजेंसी। अचानक मान लो कोई बाढ़ आ जाए, अकाल आ जाए, तो हम पड़ोसी की ओर देखेंगे या अपनी जेब में देखेंगे? तो मेरे पास इतना कैश तो हो कि हम उस कंटिजेंसी को मीट आउट कर पाए। एटलीस्ट इतना रखो कि कोई कल बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, अर्थक्वेक या फ्लड आ जाए, तो उस केस में हम उस चीज को मीट आउट कर सके, हाँ या ना? तो कैश हमें डे टू डे जो खर्च होते हैं उसके लिए रखना है, कैश हमें जो कंटिजेंसी नीड्स होती है उसके लिए रखना है, और कभी कभी कैश अपॉर्चुनिटी के लिए भी रखना पड़ता है। मान लो अचानक कल एक आदमी आता है, कहता है भाई साहब मेरा धंधा बंद हो रहा है, तो मैंने कहा मैं क्या करूं? कह रहा है वो जो मटेरियल हम आपको अभी तक 20 रुपए किलो पर देते थे ना, ले लो आप 5 रुपए किलो ले लो, हम अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, खत्म कर दो। अब बताओ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, अब मेरी जेब में पैसा नहीं रहेगा तो क्या मैं दे पाऊंगा उसको? तो ये अपॉर्चुनिटीज बिजनेस में मिलती हैं और रेगुलर वे में मिलती हैं। तो अगर आपके पास उस समय कैश पड़ा होगा तो उन अपॉर्चुनिटीज को आप तुरंत कैच कर लेंगे और अपने बिजनेस का फायदा बढ़ा ले जाएंगे। तो कैश की जरूरत इसके लिए पड़ती है, तो ये भी तो मेरी एसेट है ना? लेबर को जो हमें पेमेंट करना है, लेबर का कुछ पेमेंट करना बाकी है, मान लेते हैं, आउटस्टैंडिंग लेबर कॉस्ट, सैलरी, ये सब। अब देखो ना, हमें कहीं से पैसा लेना है, क्या करना है, और किसी को पैसा देना है। अगर मुझे लेना है 100 और देना है 50, तो मेरा बिजनेस ठीक है ना? अगर मुझे लेना है 100, देना है 80, अभी भी ठीक है ना? मुझे लेना है 100, देना है 100, अभी भी चल सकता है काम? मुझे लेना है 100, देना है 120, चल सकता है? बस ये चीज बताता है रेशियो, जहां आप आकर रुके, इसको हम लोग कहते हैं करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? इसी को हम लोग कहते हैं करंट रेशियो। तो ऊपर लिखते हैं करंट एसेट, करंट एसेट में आ गया डेटर्स, स्टॉक, कैश, और भी चीजें आती हैं, अभी केवल इतना ही समझे, आपके अभी हम रेशियो नहीं पढ़ा रहे, एक हिंट दे रहे हैं। और क्रेडिटर्स हो जाएंगे प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे। इज इट क्लियर?
ये चीज होता है आपका करंट रेशियो में। फिलहाल हल्का सा हिंट मैंने दिया है, मैंने अभी डिटेल नहीं बताई, जो आपके लिए जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया। ये होता है लिक्विडिटी रेशियो जानने के लिए भी हमारे पास स्टॉक की वैल्यू होगी, स्टॉक की वैल्यू होगी, स्टॉक की वैल्यू होगी, तभी तो हम ये करंट रेशियो निकाल पाएंगे, तभी तो हम ये पता कर पाएंगे कि लिक्विडिटी कितनी है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? अरे अभी तो आप लोगों ने हमें बताया ना, लिक्विडिटी का मतलब ये बताया ना, ये आपने आकर एक जगह कहा ना नहीं कर सकते सर यहाँ पर, हाँ या ना? तो ये वही है लिक्विडिटी, जो बताता है कैश कितना है आपको देने के लिए, हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है किसी को देने के लिए। इज इट क्लियर? अच्छा, तो हमारे पास ज्यादा होना चाहिए कम जाना चाहिए, मींस ऊपर वाला हिस्सा अगर 100 है एसेट और जाने वाला 50 है और ये रेशियो आता है 2, तो इसको हम आइडियल रेशियो मानते हैं। क्या मानते हैं? इसको बढ़िया माना जाता है, ठीक है ना, कि 2 रुपए हमारी जेब में पड़े हुए हैं और 1 रुपए जाने वाला है, तो 2 रुपए है, 1 रुपए जाएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, ये आपका हो गया पूरा का पूरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्यों करते हैं, रीजंस, इंपॉर्टेंस। मैं हल्का सा हिंट दूंगा, मैंने कहा आज हम ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे मेरे लाल, जाना पड़ेगा, लेकिन हम एक हल्की सी हिंट दे दे रहे हैं और कल भी उम्मीद करेंगे कि हम अपनी क्लास रख लेंगे ताकि इस चीज को पूरा कर सकें। अच्छा, ढंग से सुनेंगे क्या है। आपने रॉ मटेरियल का नाम सुना, फिनिश्ड गुड्स का नाम सुना, WIP का नाम सुना। रॉ मटेरियल हेल्ड एज सच, यानी जिस फॉर्म में ये आया था उसी फॉर्म में रखा हुआ है। अगर हमने प्लास्टिक इसकी खरीदी थी पेन की, तो प्लास्टिक उसी फॉर्म में रखी है, उस पर कोई काम नहीं हुआ, इसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड्स, उसमें रॉ मटेरियल भी लग चुका होता है, लेबर भी लग चुका होता है, ओवरहेड्स भी लग चुके होते हैं, यानी अदर एक्सपेंसेस भी लग चुके होते हैं। WIP में रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड। मैंने कहा अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो तो मान लेंगे 100% मटेरियल लग चुका, 50% लेबर और 50% ओवरहेड। मैंने यही तो बताया, इसके अलावा तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। कुछ बताया क्या इसके अलावा? कहने का मतलब ये कि हमारे पास ये 3 तरह के स्टॉक हैं, हमें इसका वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन करना है यानी कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी लेंगे, ओके, फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट कितनी लेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? रुपीज को इन टर्म्स ऑफ रुपीज हम हर चीज लिखते हैं। हमें इसकी कॉस्ट कितनी लेनी है सर, इसका मतलब मैं समझा नहीं। अच्छा जी, मान लीजिए आपने मटेरियल परचेज किया, मान लेते हैं आपने मटेरियल परचेज किया, क्या उस मटेरियल को परचेज करते समय आप फ्रेट नहीं देते क्या? इसको हम फ्रेट इनवॉर्ड कहते हैं ना, ये हम फ्रेट देते हैं, मटेरियल भी परचेज किया और फ्रेट भी दिया। एक चीज समझ लो, स्टॉक को स्टॉक को गोडाउन तक लाने के लिए जितना खर्च होगा, रॉ मटेरियल को गोडाउन तक लाने के लिए जितना खर्च होगा वो उसकी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। हो सकता है इस मटेरियल को खरीदने में हमने इंश्योरेंस का भी पेमेंट किया हो, नहीं कर सकते क्या? अच्छा, हो सकता है इस मटेरियल को खरीदने में हमने कस्टम ड्यूटी का भी पेमेंट किया हो, नहीं कर सकते क्या? हो सकता है इस मटेरियल को खरीदने में हमने GST का भी पेमेंट किया हो, नहीं कर सकते क्या?
तो मटेरियल की परचेस कॉस्ट जितने में आपने खरीदा प्लस उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस। एक बार मटेरियल गोडाउन में आ जाए, एक बार मटेरियल आपके गोडाउन में रखा जाए, उसके बाद आप उस पर जो कुछ भी खर्च करेंगे वो सारा का सारा, वो सारा का सारा, अरे भाई कहाँ पहुंचे दुखी कर देते हो, आगे क्यों बढ़ते हो फिर मैं बोलता हूं देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और ये मैं केवल आपकी नहीं, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो एंटर पास कर चुके होते हैं, इवन शायद फाइनल में भी हो, तो उनसे भी पूछेंगे, शायद इसका प्रॉपर रिप्लाई ना दे पाए। ये सारी छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम लोग बहुत ज्यादा अवॉइड करते हैं समझने से, ढंग से समझें। और बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे कंसेप्ट को बिल्ड करने में, जब हम एएस वगैरह पढ़ते हैं उस समय। मैंने कहा कि मटेरियल को मैंने खरीदा और एक बार गोडाउन तक आ गया स्टॉक, यहां से मैंने खरीदा, ये मेरा गोडाउन है, और एक बार गोडाउन में सामान आ गया, क्या अब इस गोडाउन में सामान रखने पर हमारा गोडाउन कीपर का या गार्ड का पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? स्टोर मैनेजर का पैसा जाएगा या नहीं जाएगा, जो उसको हैंडल करता है, मैनेजमेंट देखता है? क्या उस स्टॉक का हम इंश्योरेंस करवाते हैं या नहीं करवाते हैं? क्या हम इस स्टॉक को बेचते हैं तो उस पर सेल्स एक्सपेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं? क्या उस पर फ्रेट लगता है नहीं लगता है? क्या मार्केटिंग कॉस्ट लगती है? मतलब दे आर सो मेनी एक्सपेंसेस, किसका किसका मैं नाम बताऊं। ये सारे खर्चे एक बार स्टॉक गोडाउन में आ गया उसके बाद लगते ही लगते हैं, ऐसा नहीं खर्चा रुकना बंद, लगना बंद हो जाता है, लगता ही लगता है। लेकिन एक बार गोडाउन तक आने में आपने जो मटेरियल का खर्चा दिया, कॉस्ट का, फ्रेट का खर्चा दिया, आपने जो इंश्योरेंस का खर्चा दिया, प्लस कुछ और खर्चा दिया, ये सारे खर्चे वन टाइम होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल टाइम खर्च होते हैं, बार बार नहीं लगते। एक बार मटेरियल आ गया तो फिर क्या मटेरियल दोबारा खर्च होगा क्या? नहीं। एक बार मटेरियल आ गया तो उस पर दोबारा फ्रेट लगेगा क्या आने का? नहीं। एक बार मटेरियल आ गया तो क्या दोबारा इंश्योरेंस लगेगा क्या? वो ट्रांजिट इंश्योरेंस नहीं। एक बार मटेरियल आ गया तो जितना खर्चा लगना था वो सब उसमें जोड़ दो। इसके बाद जो खर्चे होते हैं, इन सबको जानते हो किस में कैटेगराइज करते हैं हम लोग? इनको हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानते हैं। कहीं नोट कर लो अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मानते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स भी होते हैं, इसमें देखा जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है जब प्रोडक्शन के लिए होगा तो। हम मान ले रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, खरीदा बेचा तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। गॉट इट और नॉट? हाँ जी। ये हमारा नॉट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल का हिस्सा नहीं बनते। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं इसको नीचे वाले को हटा दूं, सारा नोट हो गया होगा। हटा रहा हूं, मैं इसको हटा रहा हूं, हटा दूं? अच्छा अच्छा, चलो। तो हमें ये समझ में आया कि हमें मटेरियल का स्टॉक की कॉस्ट कितने पर दिखानी चाहिए, समझ में आया या नहीं? अच्छा, ये तो था रॉ मटेरियल। क्या ये रॉ मटेरियल यहीं पर आया या नहीं? तो इसकी सारी कॉस्ट तो यहां पर लिखेंगे ही लिखेंगे जो वहां लिखी थी, प्लस अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस पर डायरेक्ट लेबर लगा होगा। क्या लगा होगा? डायरेक्ट लेबर। दो तरह के लेबर होते हैं, एक डायरेक्ट लेबर, एक इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का मतलब होता है, इस पेन को बनाने में जो लेबर काम किया ना, वो 5 रुपए पर पेन ले रहा था। कितना ले रहा था? पर पेन ले रहा था। ये डायरेक्ट लेबर है जो इस पेन पर आ रहा था, जो इस पेन पर आ रहा था। तो इस पेन की कॉस्ट हमारी मटेरियल से तो बड़ी बड़ी, उस डायरेक्ट लेबर से भी 5 रुपए बढ़ गई, हाँ या ना? ये जो मान लो ये मैं कंपनी हूं, ये पेन बनाता हूं,
और मैं ये चाय पी रहा हूं, मैं क्या पी रहा हूं, ये पेन मैंने बनाई, इसमें मटेरियल भी लगा, लेबर भी लगा, पेन बनाने वाला मैं मैनेजर हूं, मैं देख रहा हूं लोगों को पेन बनाते हुए, और पेन बनाते हुए देख रहा हूं और साथ साथ चाय भी पी रहा हूं। पी सकता हूं नहीं पी सकता? अब बताओ ये जो 10 रुपए की चाय है वो इस पेन पर डालेंगे या नहीं डालेंगे? कैसे पॉसिबल है पेन पर, क्योंकि एक पेन तो बन नहीं रही, लाखों पेन बन रही हैं, और मैं केवल चाय पी रहा हूं तो पेन पर ही ध्यान दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं और कहीं भी काम कर सकता हूं, अकाउंटिंग का भी उस समय काम कर सकता हूं, किसी गेस्ट से बात भी कर सकता हूं, कोई और दूसरी डील भी कर रहा हूं, सुपरविजन का भी काम हो रहा है, सब काम हो रहा है साथ साथ, मेरी बात समझना। तो कैसे पॉसिबल है उस 10 रुपए की चाय को हम पेन की कॉस्ट में ऐड कर ले, क्योंकि वो 10 रुपए की चाय किसी एक पेन पर नहीं लगी, बल्कि लैक्स ऑफ पेन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उन सब पर लगा है। बात समझ में आई? वो इनडायरेक्ट लेबर है, वो इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरह ओवरहेड्स होते हैं, इसी तरह हमारे ओवरहेड्स होते हैं जो हमारे पेन पर जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको नाम लिया, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर्स। आपने कहा अभी अभी सर वो 10 रुपए की चाय आप नहीं डाल सकते। चलो, 10 रुपए तो बहुत छोटा अमाउंट होता है सर, पता नहीं लगा, आप ना लाखों की बात करते, करोड़ों की बात करते, फिर 10-10 रुपए पर आ जाते। चलो भाई, मैंने कहा साल भर में मैंने 5 करोड़ रुपए मटेरियल पे खर्च किए, डायरेक्ट लेबर पे 2 करोड़ खर्च किए और ओवरहेड पर 1 करोड़ खर्च किया। क्या ये 1 करोड़ छोटा मोटा वैल्यू है? लेकिन वही एक आया कहां से, वही 10 रुपए 20 रुपए जो छोटे मोटे खर्च कर रहे थे ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रेंट जो गोडाउन का दे रहे थे, गार्ड का एक्सपेंसेस जो दे रहे थे, इंश्योरेंस का जो हम खर्च कर रहे थे, छोटे मोटे खर्च करते 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 साल भर में ये 1 करोड़ बन गया। क्या छोटा मोटा अमाउंट है? छोड़ दें इसको, छोड़ दें इसको, जाने दें, इसको पेन की कॉस्ट में ऐड ना करें। करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। हाँ, यहां तक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहां पर आकर करने लगे, क्योंकि वो छोटे मोटे खर्चे इकट्ठे होते हुए एक सब्सटेंशियल पोर्शन बना दिए। इंडिविजुअली इंडिविजुअली इट वाज नॉट पॉसिबल टू एलोकेट दोज एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और पेन, बट क्यूमुलेटिवली दे प्ले अ सब्सटेंशियल रोल, वाइटल रोल, कि हाँ अब हमें इसको इस पर चार्ज करना चाहिए। अब मेरी बात समझ में आई? तो जो फिनिश गुड्स बनता है ना, इसमें जो मैंने चाय पी ना, उसका भी एक हिस्सा हो सकता है, 10 रुपए की चाय पी तो 0.0000001 इसमें शामिल हो। मेरी बात समझ में आई? मैंने रिक्शे वाले को 10 रुपए 50 रुपए दिया, भाड़ा दिया, उसका भी कुछ हिस्सा इसमें आएगा। मतलब जितने खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर के अलावा, वो सारे इस पेन में आते हैं, लेकिन अलग अलग नहीं, इकट्ठे एक वैल्यू के साथ। पक्की बात है? और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आप कॉस्ट सब्जेक्ट देखेंगे, आगे बढ़ेंगे जब थोड़ा आगे एग्जाम पास कर लेंगे बेसिक, तो आगे चल करके आपको कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट आएगी। इन दैट यू विल कम टू नो दैट हाउ टू एलोकेट दोज एक्सपेंसेस इन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कॉस्ट पर कैसे इसको चार्ज करें, या प्रोडक्ट पर इस कॉस्ट को कैसे चार्ज करें, ये आप आगे समझेंगे। फिलहाल हमारा वो आज का मैटर नहीं है। अब समझ में आया कि हम लोग मटेरियल भी जोड़ते हैं, लेबर भी जोड़ते हैं, और सारे खर्चे भी जोड़ देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। चलें आगे। अच्छा जी, आते हैं WIP। ये ना तो पूरी तरह मटेरियल होता है और ना ये पूरी तरह फिनिश्ड गुड्स होता है, ये इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है। हाँ या ना? WIP क्या होता है? इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है, ना तो ये पूरी तरह मटेरियल होता है, ना तो पूरी तरह फिनिश्ड गुड्स होता है। ये यहां तो या तो ये इस पोजीशन पर होगा तो भी ये WIP है,
इस पोजीशन पर है तो भी WIP इस पोजीशन पर, यानी ये सारी पोजीशन किस चीज की है, WIP की। ये पूरी तरह फिनिश गुड्स तब बनेगा जब 100% मटेरियल, यानी टोटल कॉस्ट जितनी लगनी थी मटेरियल की लग चुकी, जितनी लेबर की लगनी थी कॉस्ट लग चुकी, ओवरहेड की जितनी लगनी थी लग चुकी। अगर ये तीनों कॉस्ट पूरी पूरी लग गई तो वो क्या बन जाएगा, फिनिश्ड गुड्स। अब समझ में आया। इसके अलावा जो भी इसके बीच का पोर्शन होता है उसको हम WIP बोलते हैं। अगर कुछ ना दिया हो, कितना परसेंट काम हुआ है, तो मान लेंगे 100% मटेरियल, 50% लेबर एंड 50% ओवरहेड। इज इट क्लियर? ये आपका सिस्टम हो गया। अच्छा, एक और वर्ड सुन लें। मैंने कहा मटेरियल को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, रॉ मटेरियल आता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, फिनिश्ड गुड्स में। जब हम मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं ना, इसमें कौन से दो खर्चे लगते हैं, इसको जानते हैं, एक और नाम दिया जाता है, इसको कन्वर्जन कॉस्ट भी कहा जाता है। कौन सी कॉस्ट, एक और नया नाम ले लो, कन्वर्जन कॉस्ट कौन कौन सी होती है, हमें ये बताओ कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है। मटेरियल, मटेरियल शामिल होगा या नहीं, मटेरियल शामिल होगा या नहीं, नहीं शामिल होगा। कन्वर्जन कॉस्ट में शामिल होता है केवल लेबर और केवल ओवरहेड्स। लेबर और ओवरहेड्स आर नोन एज कन्वर्जन कॉस्ट। इन्हीं दोनों को लगा करके हम इस मटेरियल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, बस 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 बस। तो यहां जब अगर लिखा हो ना कन्वर्जन कॉस्ट, तो इसका मतलब ये समझ लेंगे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में लेबर प्लस ओवरहेड, ये दो चीजें आ रही हैं। ये सब चीजें मैंने बता दी, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड वगैरह सब बता दिए, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये अभी मुझे बताना बाकी है, ये मुझे बताना बाकी है। यहाँ तक कोई दिक्कत आज के सेशन में, यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने शुरू में बोला मेरा आज ये सेशन छोटा चलेगा, टेंशन ना ले, मुझे अर्जेंसी में कहीं निकलना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत हो तो बताएं। मेरे हिसाब से जो हमने बताना था वो पूरा बता दिया। हाँ, अब हमें केवल वैल्यूएशन पार्ट पर चलना है। कहानी आपकी बेसिक पूरी कंप्लीट हो गई, हमें अब कहानी पर चलना है यहाँ से, ठीक है ना। नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तब तक के लिए टाटा बोलें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू। और कल अगर क्लास चलेगी तो मैसेज आ जाएगा, पहले ही आ जाएगा मैसेज, ठीक है। ओके ओके बाबू, बाय बाबू।